हेलो दोस्तों, आप सभी का सियाराम लर्निंग पर स्वागत है। मैं प्रीतेश सर आज आप लोग को अर्थशास्त्र में फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स पर चर्चा करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स समष्टि अर्थशास्त्र का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओरिजिन कहाँ से हुई है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1936 के पहले जो प्रोफेसर जे एम कीन्स की बुक है द जनरल थियरी, इसके पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी अस्तित्व तो नहीं रहे। द जनरल थियरी, द जनरल थियरी ये एक बुक है जिसको लिखा है जे एम कीन्स ने। जे एम कीन्स, ओके। जिसको जे एम कीन्स ने लिखा है। ओके, इसके पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की कहीं पर चर्चा नहीं होती। और वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन, जैसा कि 1930 के टाइम में वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन का समय है। इसका मतलब यह है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया में वार गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और वार गुड्स के का ही सेलिंग होने लगा, और कंजप्शन गुड्स का प्रोडक्शन कम होने लगा। तो एक इकोनॉमिस्ट आता है जिसका नाम है प्रोफेसर जे बी से। 1930 में एक आता है इकोनॉमिस्ट जिसका नाम है जे बी से, जे बी से। और यह कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यहीं से कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स की ओरिजिन का एक आधार होता है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ओके, इसका मतलब है कि मांग पूर्ति अपनी मांग स्वतः उत्पन्न कर लेती है या बना लेती है। फिर प्रोफेसर जे एम कीन्स आते हैं, क्योंकि जैसे ही जेबिस से कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो पूरी दुनिया में कुछ कंट्री में प्रोडक्शन तो शुरू हो जाता है, लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होता जिसकी वजह से लोगों की इनकम नहीं हो पाती, और इनकम न होने की वजह से इफेक्टिव डिमांड नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता और एक्सचेंज नहीं होता, तो पूरी दुनिया रिसेशन की स्थिति में बनी रहती है, ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति में बनी रहती है। तो यहीं पर प्रोफेसर जे एम कीन्स अपनी द जनरल थियरी को लेकर के आते हैं, और यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। इसलिए जे एम कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ओके, तो हम लोग इसके बाद अब चर्चा करें तो जो हम लोग का एक फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो ये आपको मिल जाएगा। मीन्स कहाँ कौन कौन सी क्लासेस में आपको ये मिलेगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में आपका यूपी एंड सीबीएसई, यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड में आपको 4 किताबें पढ़नी होती हैं, जिसमें फर्स्ट नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड फोर्थ है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। ओके,
तो अगर हम लोग यूपी बोर्ड के बारे में चर्चा करें तो यूपी बोर्ड में जो क्लास 12th में है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है, जबकि यूपी बोर्ड जबकि अगर हम लोग फॉर क्लास 12 और अगर हम लोग सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन 12th में है। ओके, और ये आपको ग्रेजुएशन बीए ग्रेजुएशन में भी मिल जाएगा, बीकॉम में भी मिलेगा और एमकॉम और एमए इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में भी वहाँ पर भी पढ़ते हैं, सेम चीज़ पढ़ते हैं। ओके, बस सिलेबस थोड़ा से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा सा सिलेबस एक्सटेंड कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग आज चर्चा करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट में हम लोग देखेंगे चैप्टर फर्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, हम लोग क्या सीखने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर में। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग परिचय के बारे में देखेंगे। परिचय परिचय किसका देखेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, जिसको अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में इसका नाम क्या, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं आय का चक्रीय प्रवाह, चक्रीय प्रवाह। ओके, आय का चक्रीय प्रवाह मीन्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सेकंड है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का अर्थ हिंदी में अगर कहें तो आय का चक्रीय प्रवाह का अर्थ। थर्ड है स्टॉक एंड फ्लो। फोर्थ टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो एंड फिफ्थ टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो इन 2, 3 एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो हम लोग क्लास 10+2 लेवल पर, 10+2 मीन्स क्लास 11 एंड 12th लेवल पर यहाँ पर सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी देखेंगे, जबकि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में हम लोग देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी भी देखेंगे। मीन्स 2, 3 एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी सब की चर्चा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में की गई है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो आप जानते हैं कि इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट नोन एज फैक्टर इनकम, एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सच अ फ्लो ऑफ मनी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो। इसको अगर हम कहें तो फर्स्ट हाउस होल्ड जो है वह फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज देता है। उसके बदले में फर्म मनी के रूप में पेमेंट करती है, जिसमें लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस एंड सैलरी मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और इंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलती है। अब जब पैसा हाउस होल्ड के पास आ जाता है तो वह पैसा जो फर्म द्वारा बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज पर हाउस होल्ड के द्वारा खर्च किया जाता है, तो पैसा फिर वापस फर्म के पास चली जाती है। तो अगर हम लोग इसको 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी के फॉर्म में देखें तो फर्स्ट हाउस होल्ड्स, इसका दूसरा नाम है, आप कई किताबों में आप देख सकते हैं इसको फैमिली भी लिखा होगा। सेकंड सेक्टर जो है आपका बिजनेस
इसका दूसरा नाम किसी कुछ किताबों में फर्म्स भी होगा। ओके, तो फर्स्ट हाउस होल्ड बिजनेस को क्या देता है? इनपुट्स देता है। क्या देता है? इनपुट्स। ओके, इनपुट्स को दूसरा नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका एक नाम और लिखा जा सकता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। हम लोग लैंड को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, लेबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल को के से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरप्राइज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ स्पेशल लेटर होते हैं जिससे पर्टिकुलर टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब हाउस होल्ड फर्म को इनपुट्स देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, तो इसके बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देती है? मनी दे देती है, फैक्टर पेमेंट दे देती है। फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में देती है? लैंड को जो मिलता है वो होता है रेंट, लेबर को जो मिलता है वो होता है वेजेस, कैपिटल को जो मिलता है वो है इंटरेस्ट, और जो इंटरप्राइज को मिलता है वो मिलता है प्रॉफिट। ओके, अब जब इनपुट्स के बदले में पैसा मिल गया हाउस होल्ड को, तो पहले पैसा किसने दिया? पहले पैसा बिजनेस ने किसको दिया? हाउस होल्ड को दिया। अब हाउस होल्ड जो है ये अपने सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, तो पैसा कहाँ खर्च करेगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। इसका और बनाया किसने गुड्स एंड सर्विसेज को? बिजनेस और फर्म्स ने बनाया। तो जब आप बिजनेस या फर्म्स से उसके गुड्स एंड सर्विसेज को लेंगे तो उसके बदले में पेमेंट करेंगे। तो जब पेमेंट करता है हाउस होल्ड, तो उस पेमेंट को कहते हैं, पेमेंट किया किस फॉर्म में? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इसके बदले में फर्म्स बिजनेस को क्या, फर्म्स हाउस होल्ड को क्या दे देगा? गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार पैसा बिजनेस ने किसको दिया? हाउस होल्ड को दिया, और उसके बाद हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पैसा फिर वापस किसको दे दिया? बिजनेस फर्म को दे दिया। इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. Them means firms. Okay? तो अगर हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो पहला होता है हमारा प्रोडक्शन फेज, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए हाउस होल्ड से इनपुट्स लिए जाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स के फॉर्म में लिए जाते हैं, और उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज,
उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिल जाता है, इनकम मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या इनकम मिल जाएगा, लैंड को मिल जाएगा, लैंड को मिल जाएगा रेंट, ओके। और लेबर को क्या मिलेगा, लेबर को मिल जाएगा, लेबर को मिलेगा वेजेस और सैलरी। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो है कैपिटल, कैपिटल को क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। और जो फोर्थ है हमारा इंटरप्राइज, इंटरप्राइज को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट को इकोनॉमिक्स में पाई से दिखाया जाता है। अब जब इनकम मिल गया हाउस होल्ड को, तो यह पैसा अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्च करते हैं किस पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया किसने, प्रोडक्शन फेज ने बनाया, फिर वापस पैसा कहाँ पहुँच गया, प्रोडक्शन फेज में पहुँच गया। तो यह है हमारा मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। ओके, नेक्स्ट। स्टॉक एंड फ्लो। ओके, तो देखिए स्टॉक क्या होता है, अगर हम लोग इस टेबुलर चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करें तो स्टॉक एंड फ्लो दोनों को देखेंगे। फर्स्ट मीनिंग, मीनिंग ऑफ स्टॉक, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि स्टॉक वह वेरिएबल्स होता है, ऐसी चीज होता है जो चेंज हो सकता है, इस वजह से उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम कैलकुलेट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं। जैसे वन डेट, ऑन सिंगल डेट और वन डेट, वन डेट नॉट डे, डेट। ओके, किसी एक डेट पर अगर जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स को कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो हमारा क्या है, स्टॉक है। लेकिन जब हम किसी वेरिएबल्स को पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लो कहते हैं। जैसे देखिए, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम जैसे वन वीक कहें, वन वीक, वन वीक, वन मंथ, वन ईयर, ओके, तो ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम में हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स को जब कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। ओके, अब हम लोग इसके टाइम डायमेंशन की बात करते हैं। तो जैसा कि स्टॉक में कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। इसका मतलब होता है कि इसमें एक दिन से ज़्यादा का समय, मैक्सिमम इसकी जो टाइम होती है वह कितना होती है, वन डेट होती है जिस पर स्टॉक चेंज नहीं होता। उस डेट पर हमारे पास टोटल कितना स्टॉक था हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फ्लो की, तो इट हैज़ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर टाइम ज़्यादा होता है या एक दिन से अधिक समय होता है, जिसकी वजह से हम इसके मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मीन्स मैग्नीट्यूड मीन्स चेंजेस, कि कितना पर डे वाइज कितने चेंजेस आए हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो वन वीक हुआ और वन मंथ हुआ या वन ईयर हुआ, इसमें हम टोटल कितना गुड्स का फ्लो किया गया है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मीन्स वन ईयर में मान लीजिए कि आपका पर्टिकुलर किसी गुड्स से, मान लीजिए कार है, तो अगर एक फर्स्ट डे जो है मान लीजिए कि 10 सेल हुई है, ओके, सेकंड डेट पर सपोज 5 सेल हुई है, थर्ड डेट पर सपोज थर्ड डे हुई है 15 सेल हुई है। तो पर डे पर क्या है, इसके मैग्नीट्यूड्स हैं। लेकिन अगर हम पीरियड ऑफ टाइम 3 डे की बात करें, टोटल 3 डेज में कितने कार को सेल किया गया, तो आप कह सकते हैं कि 3 डे में कितने कार सेल किए गए हैं, 30 कार सेल किए गए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में हम कह सकते हैं कि हमारा 30 कार सेल हुआ है। लेकिन पर डे में इसके मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, पर डे वाइज भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेचर कैसा है
स्टॉक का और फ्लो का। तो फर्स्ट है नेचर। स्टैटिक का क्या नेचर है? स्टॉक का क्या नेचर है? स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स फिक्स्ड। स्टॉक हमेशा फिक्स्ड फॉर्म में रहता है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी डेट पर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स मीन्स किसी वस्तु या सेवा, जो भी चीज़ें हैं वो कितना उपलब्ध हैं, उसको वो क्या होंगे? फिक्स्ड फॉर्म में होंगे, स्टैटिक होंगे, मतलब ये चेंज नहीं होंगे, इट कांट बी चेंज। लेकिन अगर हम लोग फ्लो के नेचर को देखें तो एक ऐसा है डायनेमिक नेचर का होता है। इसका मतलब यह है कि इट कैन बी चेंज, चेंजेबल। ओके, चेंजेबल। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। अगर आप देखें तो कह सकते हैं कि स्टॉक के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2022। डेट 31 मार्च 22 में इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, यह है एक स्टॉक ऑफ एग्जाम्पल है। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली। किसी एक डेट पर दिल्ली में मारुति कार की कुल कितनी क्वांटिटी है, कुल कितने नंबर हैं, इसकी चर्चा अगर हम करते हैं तो ये भी हमारा है स्टॉक का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। मनी सप्लाई मीन्स मनी इन सर्कुलेशन। किसी एक डेट पर किसी एक इकोनॉमी में कुल कितनी मनी सर्कुलेट हो रही है, यह भी हमारा एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, यह है एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, मीन्स स्टॉक का एक एग्जाम्पल है। नेशनल वेल्थ, किसी एक डेट पर एक इकोनॉमी की टोटल वेल्थ कितनी है, यह भी हमारा एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, किसी एक डेट पर जो हमारे इकोनॉमी में व्हीट मीन्स गेहूं को स्टोरेज है, कितना स्टोर किया गया है, वो भी हमारा स्टॉक का एक एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सेकंड, अगर हम फ्लो के एग्जाम्पल्स को देखें तो नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2022। तो जब हम मीन्स एक ईयर की बात यहाँ पर हो रही है, ड्यूरिंग 2022 मीन्स 1 ईयर की बात की जा रही है, 1 ईयर। तो 1 ईयर में टोटल कितने बच्चे पैदा हुए, इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें पर डे वाइज अलग अलग डेटा हो सकते हैं, या चेंज सेम भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, और वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग। जब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल की बात हो जाएगी। ओके, जैसा कि हम लोग एक कार के एग्जांपल से देखे हैं। सेकंड है मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी 2022। अब मारुति कार के मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास टाइम कितने का है, 1 मंथ। जनवरी 2022 का मतलब होता है कि जनवरी के हमारे पास जो 31 डेज हैं उसमें टोटल मारुति कार का कुल कितना मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन इन मनी। इसका मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में टोटल कितनी ट्रांजैक्शन की गई है, कितनी खरीदारी कितनी की गई है, कितनी लेन देन की गई है, इसकी भी बात को, यह भी एक एग्जांपल है फ्लो का। नेशनल इनकम, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल इनकम जिसको वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी हम किसी पीरियड ऑफ टाइम और अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा मिनिमम 1 ईयर का होता है। ओके, मीन्स एक ही ईयर में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट भी करते हैं, और एक ईयर जो हमारा 1 ईयर है, ये भी किस में आ जाएगा, हमारा पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगा। और पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या करते हैं, फ्लो का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें टाइम डायमेंशन है। ओके, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस। अब किसी एक सीजन में जो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें टोटल कितने गुड्स का प्रोडक्शन किया गया, सॉरी व्हीट का प्रोडक्शन किया गया है, उसी टोटल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई है, ये भी हमारा एक फ्लो का एग्जांपल है। तो ओके, आगे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है। ओके, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट का नाम है रियल और फिजिकल फ्लो, और सेकंड का नाम है मनी और नॉमिनल फ्लो। ओके, तो इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं हम लोग। ओके,
रियल और फिजिकल फ्लो, it refers to the flow of factor services from households to firms and the corresponding flow of goods and services from firms to household। इसका ये मतलब है कि जब हम यहाँ पर टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो हाउस होल्ड जब इनपुट्स जिसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसका एक नाम लिखा गया है फैक्टर सर्विसेज, किसको देता है? फर्म्स को। किस फॉर्म में देता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज के फॉर्म में देता है। तो इसके बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देता है। तो दोनों चीज़ें क्या है? फिजिकल फॉर्म में होती हैं। फिजिकल फॉर्म में मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज को देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, एंड गुड्स एंड सर्विसेज को भी, स्पेशली यहाँ पर ये भी टेंजिबल गुड्स है, मीन्स जिसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, इसलिए इसको हम रियल या फिजिकल फ्लो के फॉर्म में जानते हैं। ओके, चलिए, मीन्स और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? रियल और फिजिकल फ्लो का एक नाम और हो सकता है C2C इकोनॉमी। क्या नाम हो सकता है? C2C इकोनॉमी। ओके, C2C इकोनॉमी का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। इसका मतलब होता है कि यह एक और इसका नाम हो सकता है जिसका नाम है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। ओके, जैसा कि अगर हम लोग C2C इकोनॉमी की बात करें या बार्टर सिस्टम की बात करें या रियल और फिजिकल फ्लो की बात करें, तो यहाँ पर एक गुड्स के बदले में जब कोई एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को कोई गुड्स देता है तो उसके बदले में भी दूसरा सेक्टर पहले सेक्टर को गुड्स के ही फॉर्म में रिटर्न करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, तो हम लोग बात करते हैं सेकंड, मनी और नॉमिनल फ्लो। ओके, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो अगर आप देखें कि पहले कहाँ से आ रहा है पैसा, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। ओके, तो पहले पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा पहले कहाँ से आ रहा है? फर्म से हाउस होल्ड में आ रहा है। ओके, किस फॉर्म में आ रहा है? फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में आ रहा है। फैक्टर पेमेंट में भी किस फॉर्म में आ रहा है? लैंड को क्या मिलेगा? लैंड को रेंट के फॉर्म में आ रहा है, लेबर को वेजेस के फॉर्म में मिल रहा है, कैपिटल को इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल रहा है और इंटरप्राइज को प्रॉफिट के फॉर्म में मिल रहा है। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो हाउस होल्ड के द्वारा फर्म्स को दिए गए, उसके बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को पेमेंट करती है पैसा। तो अब हाउस होल्ड भी उस पैसे को कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्च करता है। कहाँ, किस पर? गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो जो पैसा फर्म ने हाउस होल्ड को दिया था और उसके बदले में फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया इनपुट्स को लेकर के, फिर और जो फर्म का आउटपुट है गुड्स एंड सर्विसेज को भी हम क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। और इस आउटपुट पर को कंज्यूम करने के लिए जब हाउस होल्ड उसको खरीदता है तो उसके बदले में कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पेमेंट कर देता है। किसको करता है? फर्म्स को करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर दोनों स्थान पर आप देखेंगे हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रहा है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पैसा दे रहा है, मनी दे रहा है, और फर्म्स भी हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, मनी दे रहा है। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ मनी की बात करते हैं कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मनी का फ्लो, फिर दूसरे सेक्टर से पहले सेक्टर में वापस मनी का फ्लो ही हमारा मनी या नॉमिनल फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन रियल or physical flow and money or nominal flow. First, meaning of real or physical flow, it is the flow of goods and services between firms and household. यहाँ पर goods and services का flow होता है दोनों में, मीन्स हाउस होल्ड फर्म को भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है
और फर्म्स हाउस होल्ड को उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दे देता है। ओके, तो अगर हम लोग मनी के मीनिंग की बात करें, मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो, तो इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स हाउस होल्ड से लिया है, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में फर्म हाउस होल्ड को पैसा दे देती है, और जो हाउस होल्ड है वो फर्म के आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज को लेता है, और इसके बदले में हाउस होल्ड फर्म को कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में पैसा देता है। तो यहाँ पर सिर्फ पैसा ही लेना होता है। पैसा मीन्स मनी और नॉमिनल फ्लो में पैसा लेते हैं और वापस पैसा देते हैं। ओके, काइंड ऑफ एक्सचेंज की बात अगर हम करें तो रियल फ्लो में क्या है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको आप कह सकते हैं कि बार्टर से सी टू सी इकोनॉमी और बार्टर सिस्टम। ओके, और बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम यहाँ पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, जो कमोडिटी टू कमोडिटी मॉडल का एग्जांपल है, या बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली का भी एक एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी और नॉमिनल फ्लो, तो इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। यहाँ पर हमेशा हाउस होल्ड फर्म को पैसा देगा और फर्म हाउस होल्ड को पैसा देगा। मीन्स जो भी चीज़ें खरीद, यहाँ सिर्फ पेमेंट की बात होगी, यहाँ पर गुड्स की बात नहीं होगी। ओके, डिफिकल्टीज इन, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो एंड मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे डिफिकल्टी इन एक्सचेंज की। देयर में बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बार्टर सिस्टम का मतलब है कि जब हम रियल और फिजिकल फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम जैसी प्रॉब्लम आती है, वस्तु विनिमय प्रणाली जैसी समस्या आती है, जहाँ पर एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को क्या कर लिया जाता है, बदल लिया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर वेट के बदले में, जब हम वेट के बदले में राइस की बात करते हैं, गेहूं के बदले में जब हम चावल बदलने की बात करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो गेहूं की वैल्यू होगी वो वही वैल्यू आपकी राइस की होगी, चावल की होगी। तो बार्टर सिस्टम में वैल्यू ऑफ गुड की एक प्रॉब्लम थी। सेकंड ये प्रॉब्लम थी कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसके पास वेट एंड राइस दोनों है, और दूसरा एक पर्सन है सिर्फ उसके पास वेट है, गेहूं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अब वो अपना वेट तो राइस के बदले में एक्सचेंज करना चाह रहा है, लेकिन सामने वाले पर्सन को वेट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में और रियल और फिजिकल फ्लो में आती है। ओके, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी और नॉमिनल फ्लो आया, जिसमें देयर इज नो सच डिफिकल्टीज इन केस ऑफ मनी फ्लो। तो हुआ क्या कि अब जब हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए इन फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, तो उसके बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को पेमेंट कर दिया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में उसका पेमेंट कर दिया किसको, हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड के पास, क्योंकि अब वो एम्प्लॉयमेंट में आ गए थे उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बदले उनके पास पैसा आ गया। अब पैसा आने पर जो फर्म के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर या हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा। तो अब पैसा आ गया, तो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, तो पैसा हाउस होल्ड गुड्स फर्म को देगा और फर्म उनको गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अल्टरनेटिव नेम। जैसा कि आप लोग हेडलाइन में ही देख रहे हैं कि रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो है। इसके और भी नाम हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बार्टर सिस्टम है, सी टू सी कमोडिटी। तो यहाँ पर आप इसका कह सकते हैं कि इसका एक और नाम है फिजिकल फ्लो है। इसको आप सी टू सी नाम भी दे सकते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी कह सकते हैं। एक नाम और दे सकते हैं, बार्टर सिस्टम भी दे सकते हैं, बार्टर सिस्टम। ओके, तो हम कह सकते हैं रियल फ्लो के 3 नाम हो सकते हैं, फिजिकल फ्लो, सी टू सी इकोनॉमी और बार्टर सिस्टम। चलिए आगे बात करते हैं। अल्टरनेटिव नेम ऑफ मनी और नॉमिनल फ्लो, इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ की वैल्यू को
अपने अकॉर्डिंग या ओपन मार्केट के अकॉर्डिंग मांग, जहाँ पर मांग लॉ ऑफ डिमांड काम करता है या डिमांड एंड सप्लाई काम करता है ओपन मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग मनी, कितना मनी यहाँ पर दिया जा रहा है, तो मनी से हमारा नॉमिनल मीन्स मनी टर्म में उसके वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, ओके, टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग और फाइनेंशियल मार्केट और बैंक। मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर हाउस होल्ड और फर्म्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर एक हमारा हाउस होल्ड होता है और दूसरा हमारा फर्म और बिजनेस होता है। और यहाँ पर हम स्पेशली इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी होगा उसमें सेविंग इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू जीरो होगी। इसका मतलब है कि जो हाउस होल्ड पैसा अर्न कर रहा होगा उसमें से वो एक भी पैसा सेविंग नहीं करेगा, सेविंग इक्वल्स टू जीरो। और जो फर्म भी पैसा अर्न करेगा वहाँ पर फर्म की भी सेविंग क्या होगी, जीरो होगी। फर्म की भी सेविंग जीरो होगी और हाउस होल्ड की भी सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब है कि जितना पैसा हाउस होल्ड ने कमाया पूरा पैसा गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पर खर्च कर दिया, और जो भी पैसा फर्म ने आउटपुट के लिए खर्च किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पेमेंट के फॉर्म में, वो पैसा कहाँ पर पूरा चला आया, हाउस होल्ड के पास चला आया। तो चलिए हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं फ्लो चार्ट को। तो आप जैसा कि देखे हैं इसके पहले भी कि हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। इसका एक नाम और लिख सकते हैं, इनपुट्स देता है। क्या देता है, इनपुट्स। मीन्स हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, इनपुट्स देता है या फैक्टर सर्विसेज देता है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है। इसके बदले में अगर हम लोग यहाँ पर रियल एंड मनी फ्लो दोनों की बात करें तो रियल फ्लो के अकॉर्डिंग जो हमारा आउटर डायग्राम है, तो रियल फ्लो के अकॉर्डिंग जब हम फैक्टर सर्विसेज, जब हमारा हाउस होल्ड है जब फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है तो फर्म उसके बदले में हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देती है। क्योंकि यहाँ पर कैसा सिस्टम हुआ, बार्टर सिस्टम हुआ, जहाँ पर हाउस होल्ड भी सामान दे रहा है फर्म को, फर्म भी हाउस होल्ड को सामान दे रहा है, ओके। सेकंड हम देखते हैं कि मनी फ्लो की जब बात करते हैं तो हाउस होल्ड के सामान के बदले में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या दे देती है, फैक्टर पेमेंट इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में दे देती है। और यह पैसा हाउस होल्ड जो फर्म द्वारा जो आउटपुट है, आउटपुट जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं, इस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पर अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्च करती है। क्योंकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर से हाउस होल्ड का डायरेक्टली जो संबंध है वो सेटिस्फैक्शन का है, सेटिस्फैक्शन का है, ओके। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ओके। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। द इंटायर अमाउंट ऑफ मनी इज पेड बाय फर्म, जो पूरा पैसा फर्म द्वारा दिया जाता है एज फैक्टर पेमेंट, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ मीन्स इनपुट जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फर्म हाउस होल्ड से लेती है और उसके बदले में पेमेंट करती है, ओके। तो ये पैसा क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड पेड बैक बाय द हाउस होल्ड्स फैक्टर ओनर्स, जो फैक्टर का ओनर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है, टू द फर्म। ये वापस पैसा किसको दे देता है, फर्म को दे देता है। क्यों दे देता है, क्योंकि जो फर्म द्वारा बनाया गया गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हाउस होल्ड मांगता है, उसकी डिमांड करता है और उसके बदले में पेमेंट कर देता है पूरा पैसा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि देयर इज नो सेविंग, मीन्स सेविंग इक्वल्स टू जीरो, ओके। तो आगे बात करते हैं। सो देयर इज अ सर्कुलर एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी इनकम। तो इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में
सर्कुलर फ्लो के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि ये ऐसा नहीं कि बस एक दिन इकोनॉमी में यह सिस्टम चलेगा और अगले दिन से यह सिस्टम बंद हो जाएगा। टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग में यह हमेशा चलता रहेगा। ओके, कंक्लूजन्स ऑफ सर्कुलर फ्लो इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी और इन ए सिंपल इकोनॉमी। फर्स्ट है आपका टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू टोटल कंजप्शन। जितना फर्म द्वारा प्रोडक्शन किया जाएगा वही टोटल गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएंगे, कंजप्शन हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। ओके, टोटल पेमेंट्स, जो फैक्टर्स ऑफ जो टोटल पेमेंट किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का हाउस होल्ड के द्वारा, वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के क्या होंगे, इनकम होंगे। तो फैक्टर्स पेमेंट इक्वल्स टू फैक्टर इनकम। ओके, नेक्स्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू फैक्टर इनकम। जितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के द्वारा किया जाएगा वह पूरा पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलेगा, फर्म के द्वारा दिया जाएगा। ओके, रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो। इसका मतलब यह है कि जितना हमारा रियल फ्लो होगा, जितना गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, हाउस होल्ड के गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होगी, वो फर्म उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ही देगा। लेकिन वो क्या, ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या दे रहा है, हाउस होल्ड दे रहा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्म में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। और इसके बदले में जो फर्म है इनको गुड्स एंड सर्विसेज देता है। और मनी फ्लो जो है, मनी फ्लो है जो हाउस होल्ड का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका पेमेंट दे दिया जाता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले से फर्म गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से जो आउटपुट निकलता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज निकलते हैं, उसको फिर हाउस होल्ड कंज्यूम करने के लिए परचेज करता है। तो जो वैल्यू हमारा गुड्स एंड सर्विसेज की होगी रियल फ्लो में, वही वैल्यू हमारा मनी फ्लो में होगी। इसलिए टू सेक्टर इकोनॉमी में रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।